हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। V1 जब कोलिजन के बाद जब दो बॉडी कोलाइड करता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो उसका मोमेंटम भी काइनेटिक एनर्जी भी दोनों कंजर्व रहता है। कोलिजन के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी V1 होता है m1 माइनस m2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2, और V2 का होता है m2 माइनस m1 U2 2 m1 m2 m1 U1 प्लस m1 m2 डिनोमिनेटर में। इसे याद रखने का है, V1 लेते हैं ना, तो मास का डिफरेंस m1 में से m2 को माइनस करेंगे, U1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से, और फिर दूसरे वाले बॉडी का m2 U2 इनिशियल मोमेंटम है उसको डबल कर दिया है दूसरे वाले बॉडी का, नीचे m1 प्लस m2 है, ये V1 है। ये याद रखने का तरीका, V2 है तो m2 माइनस m1 U2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये वैल्यू लेंगे उसी के मास का डिफरेंस निकालेंगे, पहले उसको रखेंगे और उसका इनिशियल वेलोसिटी, और फिर दूसरे वाले बॉडी का m1 U1 का डबल कर देंगे मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम का, नीचे ये है, ठीक है। ये तो ड्राइव जो हम लोगों ने किया है ये थोड़ा सा बड़े क्लास का है, क्योंकि वो नीट के लिए है, जेई के लिए है ड्राइव। तो जो बच्चे 9th क्लास का वीडियो देख रहे हैं उनको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये ड्राइव कैसे बड़ा मुश्किल आ गया। तो इसलिए आपको सिर्फ इसको देखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ लॉजिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, पूछे भी जाते हैं, हम लोग डेली डेज में करते भी हैं। तो क्या दे रखा, पहला कंसेप्ट या पहला क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्या बताया कि जैसे मान लेते हैं ये जो बॉडी है m1 है, ये बॉडी m2 है, और ये दोनों का मास बराबर है, यानी m1 जो है m2 के बराबर है, दोनों का मास बराबर है। यहाँ U1 का वेलोसिटी, पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी U1 है, और इसका जो U2 जो है 0 है, इसका मतलब ये रेस्ट में है, ठीक है ना। तो पहला क्या आ जाएगा, पहले हम लोग लिखते हैं व्हेन मास ऑफ द bodies are equal and U2 is 0, यानी कि सेकेंड बॉडी जो है ना रेस्ट में है, ठीक है ना, दूसरी बॉडी जो रेस्ट में है। अब ये U1 जो है ना ये मूव करेगा, ज़ाहिर है जैसे हम लोग एक बॉल को वहाँ रखा है, एक बॉल मेरे हाथ में है, वो रेस्ट में है, अब मैं इसको फेंकूंगा तो क्या होगा, टकराने के बाद वेलोसिटी वो निकाल ले हैं। तो ये दे रखा V1 कितना आ जाएगा हमारा, V1 देखते हैं, ये दोनों का मास बराबर है तो m1 m2 दोनों बराबर, तो 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ये आ जाएगा 2m U2 भी 0 है, U2 भी 0 है, रेस्ट में है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो यानी V1 जो है ना 0 आ जाएगा, ठीक है। और V2 क्या हो जाएगा वो देखते हैं, ये तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों का मास बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये ट्वाइस m U1, ठीक है ना, और ये m1 नहीं है, m ले लेंगे यहाँ पे, ये m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m ले लेते हैं, तो क्या होगा 2m U1, और नीचे आएगा m प्लस m 2m, तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो U1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि दूसरे वाले बॉडी का जो वेलोसिटी हुआ कोलिजन के बाद वो पहले वाले बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, और ये पहला वाला वेलोसिटी का कोलिजन के बाद 0 हो जाएगा वेलोसिटी। अब जैसे हम लोग लॉजिकली देखते हैं, जैसे एक बॉल रखा हुआ है, एक बॉल हमारे हाथ में है, दोनों बिल्कुल सेम है, वो बॉल ये बॉल दोनों सेम है, एक लेकिन वो रेस्ट में रखा है, एक हमारे हाथ में है। अब मैंने इसे फेंका ऐसे, तो जब ये बिल्कुल टकराएंगे तो ये जो बॉल जो हमने फेंका था वो जाकर रुक जाएगा, और जो रुका हुआ था वो उतना ही वेलोसिटी से चलने लगेगा जितना वेलोसिटी से हमने इसको फेंका था। तो क्या हुआ, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया, जो पहले रेस्ट में था वो तो मोशन में चला गया, और जो पहले मोशन में था वो जाकर रेस्ट में हो चला गया। तो ये दे रखा है हियर वेलोसिटी एक्सचेंजेस, हियर वेलोसिटीज एक्सचेंजेस, ठीक है ना। वेलोसिटी सिर्फ आपस में अदला बदली हो जाता है, ठीक है ना। तो जब भी कभी दो बॉडी होता है, एक जैसे मास होते हैं, एक रेस्ट में है एक मोशन में है, तो जब टकराएंगे एक इलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों का वेलोसिटी आपस में बदल जाते हैं, जो रेस्ट में था वो मोशन में आ जाएगा, और जो मोशन में था
वो रेस्ट में आ जाएगा। जो मोशन में आएगा उसकी वेलोसिटी कितना होगा, जितना पहले वाले की वेलोसिटी था उतना ही वो रेस्ट वाले की वेलोसिटी हो जाएगी, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। ये था एक पहला क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन। इसी को बताने के लिए फार्मूला को ये ड्राइव किया उतना, और वो ड्राइव करके ये हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं। अब ये एक कंसेप्ट हमने बताया, कितनी बात समझ में। आगे चलते दूसरा कंडीशन लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे समझ में आ गया। ये इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं छोटे क्लास में, लेकिन हाँ इसको वेरीफाई करने के लिए हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लॉजिक के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आमतौर पे जामिया के डिप्लोमा पूछ भी लेते हैं, ठीक है, वो तो 11-12 से भी सवाल पूछते हैं ना वो। सेकेंड पार्ट दे रखा है इसमें, सेकेंड पार्ट दे रखा है 2, दूसरा। ये हम लोग कंडीशन ले रहे हैं कि एक ये कंडीशन अगर तो क्या होगा, बोला क्या, इफ़ m1 इज मच ग्रेटर देन m2, ठीक है, एंड u2 इज इन रेस्ट। अगर रेस्ट में होगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। m1 जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है m2 से, m2 जो छोटा है और रेस्ट में है, ठीक है ना। अब उसके बाद कोलिजन जब टकराएंगे वो, तो वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। यहाँ चलते m1 बहुत ज़्यादा m2 से, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, नेग्लिजिबल माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, m1 ही बच जाएगा, ठीक है ना। m1 u1 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u2 रेस्ट में था तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये m1 m2 है, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो इसको m2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो v1 क्या मिलेगा हमें, ये m1 v1 u1 अपॉन m1 ऐसे मिलेगा। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, u1। इसका मतलब ये है कि बड़े बॉडी है और अगर उसकी वेलोसिटी जितना भी है, सामने में कोई छोटी बॉडी आता है तो वो उसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, जितना पहले वेलोसिटी था टकराने के बाद भी उतनी वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, टकराने के बाद भी उतनी वेलोसिटी होगा। उसका क्या होगा दूसरे वाले का जो बॉडी रेस्ट में था, तो यहाँ पे देखते हैं v2 का, तो ये जो है ना m2 नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, और ये u2 0 है, रेस्ट में है, तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, और ये 2m1 यानी m आ जाएगा, बड़ा मास है, और ये u1 आ जाएगा, 2m1 u1 आ जाएगा ये, और ये m बच जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा तो नेगलेक्ट कर देंगे m को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, ये 2u1 यानी वो जो छोटी वाली बॉडी है अगर उससे बड़े टकराएगा बड़ी बॉडी से, तो जितना वो बड़ी बॉडी का स्पीड है उसके डबल स्पीड से वो जाएगा उसी डायरेक्शन में। जैसे मान लो एक ट्रेन आ रही है बहुत तेज़ी से, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से एक ट्रेन आ रही है, और एक मान लो कोई आदमी रोड क्रॉस ट्रैक को क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग को फाटक होता है, सुना है फाटक, जहाँ से पब्लिक निकल जाती है ट्रेन को निकलती है, और मान लो फाटक पे एक आदमी गाड़ी लेके निकल रहा है, लेकिन वो किस तरह से गाड़ी जो है ना रुक गई, ट्रैक पे रुक गई, ठीक है ना। अब ट्रैक पर रुक गई तो वो ट्रेन आ रही है, ट्रेन तो रुकेगी नहीं, वो आदमी गाड़ी छोड़ के भाग गया। अब वो जो ट्रेन है उसकी तो मास बहुत है और एक अच्छे स्पीड से आ रहा है, वो स्कूटर या बाइक जो भी है उससे जब टकराएगा तो ट्रेन के स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जितना पहले था उतने स्पीड से अभी भी चलता रहा है। लेकिन वो जो स्कूटर जो रेस्ट में था, टकराने के बाद हवा में ट्रेन के स्पीड से डबल स्पीड से उड़ जाएगा, वो ट्रेन के स्पीड से। ये u1 जो था ट्रेन की स्पीड मान लिया, तो u1 जो है डबल स्पीड से वो बाइक या स्कूटी जो भी है उड़ के निकल जाएगा। कितनी बात समझ में आई, ये समझ में आई, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है ना। ये लॉजिक है, कंसेप्ट है, इसे इस फॉर्मूले से प्रूव करके दिखा रहे हैं। तीसरा दे रखा है, अगर मान लेते इफ़ m1 इज़ मच लेस देन m2, यानी जो दूसरी वाली बॉडी है वो बहुत बड़ा है और जो पहले वाली बॉडी है वो बहुत छोटा है, और दूसरे वाला बॉडी जो है ना रेस्ट में है, ठीक है ना, u2 0 है, दूसरा बॉडी जो है ना रेस्ट में है। ये कितनी बात समझ में, यहाँ पे समझ में आ गया। ये हम लोग लिखा नहीं यहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, वहाँ लिखेंगे द रेस्ट बॉडी मूव विद द डबल वेलोसिटी, वो लिख सकते हैं मगर लिखा नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे m1 बहुत छोटा m2 से, तो ये क्या होगा, m2 जो ना बच जाएगा, ये नेगलेक्ट कर देंगे m1 को, लेकिन यहाँ पे जो आएगा v1 जो आएगा -m2 u1, ठीक है ना, और ये u2 तो 0 था तो ये पूरा ही 0 हो गया ये।
और यहाँ नीचे बचेगा m2, ठीक है। m2 कैंसिल होगा, -u1। क्या समझ में आया कि जो पहले वाली बॉडी है वो जब जाएगा, बड़े बॉडी नीचे रखा, जैसे मान लो एक पत्थर रखा हुआ है, उस पर एक छोटे बॉल से मार रहे हैं, तो जब बॉल से मारेंगे पत्थर पे तो वो बॉल टकरा के वापस आ जाएगा, माइनस का मतलब उल्टे डायरेक्शन में टकरा के वापस आ जाएगा। देखते हैं ना, बॉल को दीवार में मारेंगे तो क्या होगा, बॉल वापस आ जाता है। तो ये जो उतना ही वेलोसिटी से माइनस में वापस आ गया। दूसरे के साथ क्या होगा वो देखते हैं। v2 देख रहे हैं यहाँ पे, m2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन u2 0 है तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। और ये बहुत ही नेग्लेजिबल है, तो क्या होगा, ये हम लोग लेंगे 2, नेग्लेजिबल है तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट 0 कर सकते हैं, m1 को ऑलमोस्ट 0 कर सकते हैं। और जब 0 कर देंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा ये, क्योंकि ये m1 बहुत कम है। और ये नीचे जो आएगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, नीचे जो m2 आ जाएगा और ऊपर जो आएगा बहुत ही कम वैल्यू आएगा m1 u1। तो ये जो m1 बहुत कम है तो ये वैल्यू भी कम आएगा, और नीचे वाला बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाएगा। यह थोड़ा सा हिलेगा, यानी किसी पत्थर पे अगर हम एक बॉल से मारेंगे तो बॉल तो टकरा के वापस आ जाएगा उल्टे डायरेक्शन में, लेकिन वो जो पत्थर है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई वेलोसिटी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर थोड़ा हुआ तो पत्थर पे थोड़ा सा ठहर या वाइब्रेट कर जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं होने वाला है। कितनी बात सुन में। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस, लॉजिक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। और ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है इलास्टिक कोलिजन जो हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये उनके लिए है जो लोग नीट जेईई के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हैं, पर ये लॉजिक क्वेश्चन किसी भी लेवल में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ रह गया, 4 है इसमें, तो 2 ये है, एक पहले क्या था, एक और ये बताया कि सपोज करते कि दोनों का मास बराबर है और दोनों ही अपने अपने वेलोसिटी से चल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने u2 0 लिया, इससे पहले वाला जो लिया था उसमें u2 0 लिया था, लेकिन u2 0 नहीं है, यानी एक बॉडी है उसका मास, दूसरा बॉडी है उसका अपना मास है, दोनों का मास बराबर है और दोनों ही मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से। u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी है, मगर वो ज़्यादा कम है, जैसे u1 इज़ ग्रेटर देन u2। तो एक कंडीशन हम लोग और यहाँ पे लगा देते हैं और इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या दे रखा है ये, ठीक है, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी दोनों ही मोशन में है, कोई रेस्ट में नहीं है, लेकिन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कंपेयर करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट वाले बॉडी का ज़्यादा है दूसरे वाले बॉडी से, ठीक है ना। जैसे हम लोग ये फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं, इसका मास m1 है, u1 है, और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है, u2 है, लेकिन u1 जो है ना ग्रेटर देन u2 है, तो ये जाके इसे टकराएगा ये, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी ले रहे हैं कि दोनों का मास बराबर है, ये है ना, m1 m2 m के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं v1 कितना आ जाएगा, ये दोनों का मास बराबर है तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये आएगा 2mu2, ठीक है ना, 2mu2, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, u2, और ये m2m आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके u2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और v2 कितना आ जाएगा, ये हमारे पे ये 0 हो जाएगा, m कैंसिल होके वो 2mu1 आ जाएगा, नीचे m2m आ जाएगा, 2m से 2m कैंसिल, u1। तो यहाँ पे देखिए कोलिजन के बाद पहले वाले बॉडी का जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये u2 के बराबर हो गया, यानी जो दूसरे वाली बॉडी था उसकी वेलोसिटी के बराबर हो गया कोलिजन से पहले, और v2 जो है कोलिजन के बाद वो पहले वाले बॉडी के वेलोसिटी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी एक्सचेंजेस, ठीक है ना, इन इलास्टिक कोलिजन equal mass after collision exchange
एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी कोलिजन के बाद जो है ना एक्सचेंज हो जाता है, ये दे रखा हमारा। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। आगे चलते हैं, क्या दे रखा अगला टॉपिक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दे रखा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे दे रखा है इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। क्या दे रखा है, एक बॉडी है उसका, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, यहाँ पे एक फोर्स का भी डेफिनेशन आता है, सेकेंड लॉ भी कहलाता है। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इसी को हम लोग सेकेंड लॉ भी कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। बोला गया कि सपोज करते हैं एक बॉडी है और इसका मास है m और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u। इसको जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसका वेलोसिटी बदलेगा, मास तो नहीं बदलता, ठीक है ना, मगर वेलोसिटी बदलेगा। तो मास तो उतनी ही है, पर अब वेलोसिटी हो गया v, ठीक है ना, कितना, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम t के बाद। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम pi से दिखा सकते हैं, m1 u, m1 लिखने की ज़रूरत है, मास एक ही है तो कोई ज़रूरी नहीं है, mu लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम हो गया, थोड़ी देर के बाद उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाता है, फाइनल मोमेंटम p फाइनल m इंटू v, टाइम कितना लगा, टाइम टेकन t, ठीक है। अब हमें चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। ये तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, ये फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी माइनस एम यू, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम जो है ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला, कितनी बात सुन में, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो ये हम लोग एफ से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, ये मास को कॉमन निकाल लेते हैं, तो मास जब कॉमन निकाल लेंगे तो हमें v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा। ये जो है हम लोग जानते हैं मोशन का इक्वेशन, v इजकल टू यू प्लस ए टी, ये होता है ना, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है a के बराबर हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा सेकेंड लॉ के हिसाब से आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये भी एक तरह का डेफिनेशन होता है फोर्स का, जैसे पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स डिफाइन किया था, और ये भी लिखा था, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ,
वैसे हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन किया था। एक ये भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये भी एक डेफिनेशन है फोर्स का, लेकिन ये थोड़ा अपर लेवल का है। ये हर किसी को पहले मोमेंटम समझ में आना है, तब जाके ये समझ में आएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस मोशन के बारे में सबसे ज़्यादा काम किया न्यूटन ने। न्यूटन ने बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किया है, तो उसके नाम से इसका नाम रख दिया गया है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, ये एन से भी डिनोट करते हैं न्यूटन, लेकिन है इसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलेशन के हिसाब से। ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक करते हैं हम लोग इम्पल्स। इसके बाद इम्पल्स, इसको आई से दिखाते हैं, और एक डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, very short period of time is called impulse। अगर बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए एक फोर्स काम करता है तो हम लोग कहते हैं इम्पल्स लगा। F इंटू डी टी और डेल्टा टी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इम्पल्स का रिलेशन होता है। इम्पल्स का यूनिट होता है फोर्स, जो है फोर्स का न्यूटन होता है, टाइम का सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड्स, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना। ये हमारा यूनिट होता है। अगर हम लोग इम्पल्स को और आगे लेके चलेंगे तो फोर्स जो होता है, फोर्स इंटू टी ऐसे लिख दिया। फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन होता है, और ये टी से टी काट देते हैं, तो ये इम्पल्स आता है हमारा एम वी माइनस एम यू, ऐसे लिख दिया, इसे मल्टीप्लाई करके। एम वी फाइनल मोमेंटम, एम वी फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो आई होता है ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का ये भी एक रिलेशन होता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं। या फिर आगे बढ़ाएंगे तो इम्पल्स फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। यूनिट होता है हमारा न्यूटन पर सेकेंड इसके हिसाब से, और चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर। मोमेंटम का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम एम इंटू वी के बराबर होता है, मास वेलोसिटी। तो ये इम्पल्स का दूसरा यूनिट भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर न्यूटन सेकेंड भी यूनिट होता है। इम्पल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनका जो डेली डेज में हमारे यूनिट आते हैं। सो एग्जाम्पल ने रखा ये, ठीक है ना। क्या दे रखा है, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में, क्रिकेट प्रैक्टिस में जब कभी कोई जो क्रिकेटर होता है, फील्डर होता है, तो कैच लेता है, तो कैच लेता है तो ऐसे क्या करता है, हाथ में बॉल को पकड़ के पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो बॉल जो आ रहा है उसके अंदर अपना वेलोसिटी बहुत है, तो वो वेलोसिटी बहुत है तो उसके अंदर मोमेंटम बहुत है, ठीक है ना। और जैसे उसको हम लोग फ़ौरन रोकना चाहेंगे, ऐसे रोक के फ़ौरन पकड़ना चाहेंगे, तो उतना मोमेंटम को ज़ीरो करना है, तो सडनली ज़ीरो करेंगे तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से वो टकरा के वापस भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग उसको ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ लेंगे तो ज़ीरो होने में टाइम लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा, और जब फोर्स कम हो जाएगा तो वो हमारा इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा।
और वो हमें फोर्स कम लगेगा तो हाथ में चोट भी नहीं लगेगा और बॉल रिफ्लेक्ट होके जाएगा भी नहीं। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के बुक में एक डायग्राम दे रखा है कि ऐसे कैच करके पीछे की तरफ खींच रहा है। तो ये एग्जाम्पल है इम्पल्स का। पीछे क्यों खींच रहा है? क्योंकि टाइम बढ़ा रहा है। टाइम बढ़ने से क्या होगा? फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगने से क्या होगा? आसानी से कैच हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दे रखा है पुलिंग हैंड बैकवर्ड, पुलिंग हैंड बैकवर्ड व्हेन कैचिंग आ क्रिकेट बॉल। ठीक है ना, ये हमारा एग्जाम्पल है कि हाथ को पीछे क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें इम्पल्स कम हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम हो जाता है। क्योंकि इम्पल्स होते ही रहता है, कम नहीं होता, लेकिन टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम लगता है, चोट कम लगता है। फोर्स कम लगेगा तो हम आसानी से कैच कर लेंगे, चोट भी नहीं लगेगा। एक ये दे रखा है, यहाँ से जैसा मिटा देते हैं तो और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मान लो एक आदमी 3 मंजिला बिल्डिंग से कूद गया तो क्या होगा उसका? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या होगा उसका? अच्छा ठीक है, मगर उसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो जहाँ कूद रहा था वहाँ बालू के टेले पड़े हुए थे, तो बालू पे कूदा वो, तो बालू पे कूदने से क्या होगा? थोड़ा सा चोट लगेगा, लेकिन अब वो हाथ पैर टूटेंगे नहीं, मरेगा भी नहीं। ठीक है ना। या मान लो नीचे पानी था तो पानी में कूदेगा, ठीक है ना, थोड़ा पानी का चोट लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूट टाट के ख़त्म हो जाएगा मामला। ठीक है, तो क्या देख रहे हो कि पानी जब होगा तो क्या होगा? जब वो पानी में गिरेगा तो पानी में जब पानी तक वहाँ से आते आते स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस वक्त मोमेंटम उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो। जब पानी में जाएगा तो पानी उसको बाउंस फोर्स लगेगा, तो पानी में नीचे जाते जाते वेलोसिटी कम होते 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 कुछ दूर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा। थोड़ा सा पानी से उसका जो फ्लैट सरफेस होगा वहाँ पे लगेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। या बालू पे गिरेगा तो बालू जो ना अंदर की तरफ दबता है, अंदर की तरफ जब दबेगा बालू तो उसका जो टाइम मिलेगा, टाइम मिलता है तो फोर्स कम हो जाता है। जब बालू पे गिरेगा तो उसको वेलोसिटी जो गिरते वक्त जितनी वेलोसिटी था उसको ज़ीरो होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बालू दबेगा नीचे की तरफ, तो दबेगा तो फिर वो टाइम मिलेगा, तो इसलिए फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग स्कूलों में लॉन्ग जंप करते हैं, होता है ना, लॉन्ग जंप का होगा तो दौड़ के आके फिर कूद जाते हैं, लेकिन जहाँ हम लोग कूदते हैं वहाँ पहले बहुत अच्छे से ज़मीन को खोद दिया जाता है, खोद के बालू वालू डाल के उसको सॉफ्ट बना दिया जाता है। इसलिए कि जब सॉफ्ट होगा, जब वहाँ कूदेंगे तो वो धंसेगा नीचे की तरफ, दबेगा, वो दबेगा तो टाइम लगेगा हमारा स्पीड को ज़ीरो होने में, और टाइम लगेगा तो इसका मतलब हमें फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा। कितनी बात समझ में? तो क्या हुआ कि उस केस में जब हम लोग जंप करेंगे या फिर बिल्डिंग से कूदेंगे तो डिपेंड करता है कि नीचे का फर्श का या फ्लोर का या नीचे का क्या कंडीशन है। मान लो बिल्कुल हार्ड सरफेस पे कूद गए, 5 मंजिला बिल्डिंग से कूदा बिल्कुल रोड पे या कहीं पे भी हार्ड सरफेस था, तो भाई का काम हो जाएगा, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, उसके बाद कुछ की ज़रूरत नहीं है। कितनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि जब वो कुछ बिल्डिंग से ऊपर से आ रहा होगा तो सरफेस तक आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वो जो हार्ड सरफेस है वो दबेगा नहीं, तो दबेगा नहीं तो टाइम बहुत कम होगा, तो टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, उतने फोर्स में हड्डी पसली सब बराबर हो जाएंगे, और बाकी पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा, और वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, आगे चले तो क्या बताया, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है हमारा इम्पल्स का एग्ज़ाम्पल है। ऐसी बस है, बाइक है, स्कूटर है, उसके सामने जो है ना एक शॉकर लगा होता है, हैंडल जो चलता है ना गाड़ी का स्पीड में, तो शॉकर लगा होता है। तो शॉकर से क्या होता है कि शॉकर की वजह से जैसे स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी उछल के जब गिरेगा तो वह स्प्रिंग दबेगा, तो सडनली ज़ीरो नहीं होगा, वो दबने के बाद टाइम लेगा ज़ीरो होने में, और जब वो टाइम लेगा तो फोर्स कम लेगा, इसलिए वो सेफ हो जाएगा, हैंडल टूटेगा नहीं, तो इसलिए उसको शॉकर लगा जाता है। तो क्या हुआ? टू प्रोवाइड शॉकर इन बाइक, बस, कार और भी दूसरे इस तरह के डिवाइस में शॉकर क्या होता है? इट एब्जॉर्ब द जर्क,
झटके को वो बर्दाश्त कर जाता है शॉकर, और उस तरह से गाड़ी को सेव कर जाता है। जैसे बॉगीज़ होते हैं ट्रेन के, बड़े बड़े बॉगीज़ होते हैं, तो उनको भी बीच में प्रोवाइड करते हम लोग बफर प्रोवाइड करते, बूफर उसको बोलते हैं, बूफर्स प्रोवाइड सेफ्टी फॉर ट्रेन बॉगीज, ठीक है ना। ट्रेन की बॉगीज़ को एक बुफर मिलता है, तो बुफर से वो सपोर्ट मिलता है, वो जल्दी टकराते नहीं हैं आपस में, इसलिए ट्रेन जो है ना डिसबैलेंस नहीं होता है। वो जब वो दबेंगे तो फिर वो दबते दबते दबेगा वो। जैसे आजकल प्लास्टिक के चेयर आते हैं, लोहे के भी चेयर आते हैं, लकड़ी के भी चेयर आते हैं। एक नए तरीके का प्लास्टिक का एयर टाइप का स्फेरिकल बॉल टाइप का आ रहा है, देखा है कभी फिल्मों में, देखना या फिर एडवर्ट में आता है। उस पर बैठोगे ना तो वो दब जाता है, फिर उस पर दब जाओगा तो फिर आराम से घूमते रहो, ऐसे ऐसे करते हो। हाँ, ये है कि उसमें पलट नहीं सकते, लेकिन एंजॉय कर सकते हैं, ऐसे लेट गए उसी में बॉल टाइप का उस पर बैठोगे तो, ठीक है ना। अगर उस पर कूदेंगे तो क्या होगा, वो दबेगा नीचे, वो नीचे दबेगा तो उस पर चोट नहीं लगेगा, ठीक है ना। सीधा ज़मीन पे या उस पर, तो लकड़ी के चेयर पे अगर हम लोग ऊपर से ऐसे बैठेंगे तो थोड़ा सा पीछे में लग सकता है, लेकिन उस पर बैठेंगे जम करके भी ना, तब भी कुछ नहीं होगा उस पर जम करके। तो इस तरह से क्या बता कि वो एक हमें टाइम मिलता है, उससे फाइनल बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से ज़ीरो होने में टाइम मिलता है, और टाइम मिलने की वजह से वो हमारा फोर्स कम लगता है, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है, जितने भी कांच के बर्तन वगैरह याद देखा होगा, ग्लास के प्लेट्स आते हैं, ग्लासेस आते हैं, ये चाइना मेड प्लेट्स आते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ज़रा सा टकराएंगे आपस में ना तो टूट जाएंगे। तो उनको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट होता है ट्रकों पे या किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसमें क्या रखते हैं हम लोग, स्ट्रॉ डाल देते हैं, ये बिचाली, बिचाली यानी कि चावल या गेहूं की जो डंडियाँ होती है वो काट के, और उसके अंदर जैसे ग्लास के स्ट्रॉ कहते हैं उसको डाल देते हैं, फिर उसके अंदर ग्लास के मटेरियल, फिर उसके बीच में फिर या फिर पेपर डाल देते हैं या फोम डाल देते हैं, ठीक है ना, या कॉटन डाल देते हैं। इस तरह के मटेरियल डालकर क्या होता है कि जब वो हिलेगा तो वो जो है ना बीच में उसको आपस में टकराने नहीं देगा, वो बीच में उसको टाइम लगेगा टकराने के लिए, और उस तरह से वो सेव कर जाएगा, वरना फिर वो आपस में टकराएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो उस तरह के बहुत सारे मटेरियल का यूज़ होता है डेली डेज़ में। इम्पल्स, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं कि ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने स्ट्रॉ बोला या फोम बोला, ये क्यों देते हैं, क्योंकि उनको टकराने में टाइम ले, और टाइम लेगा तो फोर्स कम लेगा, फोर्स कम होगा तो इम्पल्स कम होगा, टूटेगा नहीं। तो इस सेफ्टी पॉइंट्स है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, इम्पल्स को कम नहीं बल्कि टाइम को बढ़ाते हैं और फोर्स को कम करते हैं। कितनी बात समझ में?